Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने सर डिविडेंड के रिगार्डिंग टू सेक्शन 123 दैट इज ऑल अबाउट कंडीशंस विद रिगार्ड टू द पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आप लोगों ने कंप्लीट किया एंड जस्ट नॉर्मल डिस्कशन हम लोगों ने अभी एक वर्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में डिस्कशन ही की थी। क्लियर? तो मैं बैकएंड से अगर रिवीजन नॉट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जस्ट नॉर्मल पॉइंट कल आप लोगों ने एक रीड आउट किया था क्या कि सर जिस दिन से डिविडेंड आप लोगों का डिक्लेयर्ड होता है वहां से 5 डेज के अंदर अंदर विद इन 5 डेज आपको वो अमाउंट वो डिविडेंड की अमाउंट जितनी भी आपने डिक्लेयर करी वो एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में क्या करवानी होती है, डिपॉजिट करवानी होती है। क्लियर? एंड टोटलिटी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डेट ऑफ डिक्लेरेशन से टोटल 30 डेज के अंदर अंदर जिसमें से 5 दिन तो आपने किस में ले लिए, अलग से डिपॉजिट करवाने। तो सर हम तो टोटलिटी बेसिस पे बात करेंगे कि फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड विद इन 30 डेज यू हैव टू क्लियर ऑल द पेमेंट्स। आपको ये डिविडेंड की सारी पेमेंट्स क्या करनी थी, क्लियर करनी थी। अगर सिंपल सी बात 30 डेज के अंदर आप पे नहीं कर पाए या आपने पे करने की कोशिश करी, सामने वाला पर्सन ट्रेसेबल नहीं हुआ एंड द डिविडेंड रिमेन्स अनपेड, तो सर वो आपके वही शेड्यूल्ड बैंक वाले अकाउंट में नहीं, एक अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट में, शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में बाय द नेम अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आप वो अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। सर व्हाट इज द टाइम लिमिट कि ये जो पैसा होगा जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आप लोगों ने क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ये कितने दिन में सर? 7 डेज फ्रॉम 30 डेज जब आपके क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, तो वहां से नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ये पैसा वहां से निकाले और अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। क्लियर? अब हमारे लिए जिनको पैसा मिलना था वो कंपनी दे चुकी एंड जो पर्सन ट्रेसेबल नहीं हुए, जो पर्सन ने डिविडेंड क्लेम नहीं करा या हमारी ओर से अनपेड है, वो आपके कौन से अकाउंट में पड़ा है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्लियर? अब चलते हैं सर इसी 124 की नेक्स्ट डिस्कशन पे। क्लियर? फ्रॉम द पॉइंट हम लोगों ने सर 3 पॉइंट्स लास्ट क्लास के अंदर 3 पॉइंट्स ऑलरेडी क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सर अगर मान लीजिए मैंने 7 डेज के अंदर, तुमने तो हार्डली मुझे कहा कि विद इन 7 डेज के अंदर आपको वो पैसा क्या करना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। सर व्हाट इफ अगर मैंने 7 डेज के अंदर नहीं करा, तो सर विद इंटरेस्ट वो अमाउंट आपको क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने डिफॉल्ट तो करा। जब एज पर लॉ आपको समझा दिया गया कि 30 डेज के अंदर पहले क्लियर करो, अगर नहीं क्लियर करा तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा क्या करो, ट्रांसफर करो। नहीं करेंगे तो विद इंटरेस्ट आपको ये अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी। लेट इट बी, हो सकता है कंपनी ने डिफॉल्ट 1 महीना 2 महीने लेट कर दिया, ट्रांसफर करने भी नहीं आ रहे, तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं, वो अमाउंट प्लस उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा। सर इंटरेस्ट कौन बताएगा, सेक्शन बताएगा। पढ़िए, इंटरेस्ट फॉर वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिलेड मतलब लेट करना। लेट ट्रांसफर अगर करेंगे तो इंटरेस्ट एट द रेट, वर्ड क्या लिखा हुआ है सर, ये पर एनम का मतलब क्या होता है, ये बताइए। पर एनम का मतलब क्या होता है? पर एनम मींस होता है ईयरली। यहाँ पे फ्लैट 12% नहीं है, जितना सर आपका बनता होगा मे बी डे बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे आप करते हो ना अमाउंट इंटू 12% इंटू जितना टाइम पीरियड, तो वो तब करते हैं जब वर्ड क्या लिखा होता है, पर एनम। अगर अकेला वर्ड होता 12% तो डायरेक्टली 12% लगता सर, समझ गए ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हर जगह लॉ में आपको जो मिलेगा पर एनम वर्ड साथ में मिलेगा। तो सर अगर आपने 15 दिन अमाउंट लेट जमा करवाई तो 15 दिन का ब्याज, 1 महीना जमा लेट करवाई तो 1 महीने का, विद इंटरेस्ट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। पढ़िए सर, इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम इज पेबल बाय द कंपनी फॉर डिले इन मेकिंग, क्या लिखा हुआ है, सच ट्रांसफर। यस प्लीज, सच इंटरेस्ट shall ensure to the benefit of the members of the company in proportion to the amount remaining unpaid to them। अब सुनिए बात,
सर हमने तो अमाउंट उनको फिक्स देनी थी, जो डिविडेंड हम लोगों ने पे आउट करना था वो तो हमने फिक्स देना था, एंड ऊपर से अगर उसमें इंटरेस्ट भी जाएगा तो ये इंटरेस्ट कौन लेगा? कंपनी लेगी क्या? वही पर्सन जिनका अमाउंट क्या था, पेंडिंग था, जिन लोगों को पैसे हमने अभी देने थे, उसी प्रपोर्शन में ये इंटरेस्ट भी साथ में उनको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अरे ऊपर कंपनी पे तो ये इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो कंपनी थोड़ी वापस लेके जाएगी। कंपनी ने ये जो इंटरेस्ट कहां पे डाला, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला। जिस जिस की अमाउंट जितनी जितनी पेंडिंग थी वहीं पे उसी प्रपोर्शन में उतना उतना इंटरेस्ट उनको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर। लेट इट बी सर, आपको मैंने 5,000 देना था, तो प्लस जितना आपका इंटरेस्ट का हिस्सा बनता होगा वो भी साथ में लेंगे। क्लियर? ऐसे ही अकाउंट खत्म होएगा ना, तो इस अकाउंट में बैलेंस बचकर करेगा भी क्या? आगे चलिए। नाउ सर एक बात बताइए, क्या हमें कुछ इंटीमेशंस, अब लेट इट बी, जो पर्सन जिनका ये डिविडेंड आप लोगों का क्या है, पेंडिंग है, जिन लोगों का ये रिमेनिंग अनपेड है, क्या मुझे कोई कम्युनिकेशंस भी करने पड़ेंगे क्या? कोई स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करनी पड़ेंगी? यस, एक लिस्ट तो बनाओगे, एक लिस्ट तो बनाएंगे ना, किस बात की, कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन जिन का पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अभी भी पड़ा है। ये मैं अपनी कंपनी में, कंपनी की वेबसाइट पे हर जगह प्लेस करूंगा, सो दैट शायद वो पर्सन मेरी रीच में आ जाए, शायद वो पर्सन अपना डिविडेंड क्लेम कर ले जिसका पैसा हम संभाल कर बैठे। ये सर कंपनी की प्योर लायबिलिटी है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट आपकी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या होता है, रिपोर्ट होता है, क्योंकि मेरी तो लायबिलिटी है ना, कि जब भी कोई पर्सन मांगेगा मैं इस लायबिलिटी में से उसको क्या कर दूंगा, पे ऑफ कर दूं। मैंने तो वैसे भी देने थे, मैंने तो वैसे भी डिविडेंड बांटना ही था। क्लियर? पढ़िए, विद इन 90 डेज, यस प्लीज, within 90 days of transfer of the amount to unpaid dividend account, the company shall prepare a statement containing the, क्या लिखा हुआ है, names, their last non address. What it means? हमारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो उनका लास्ट अगर ट्रेसेबल नहीं हुआ उस एड्रेस पे तभी तो अनपेड रह गया। अगर पर्सन मिल जाता तो अल्टीमेट फिर ये अनपेड थोड़ी होता। तो मेरे मुताबिक जो मेरा लास्ट नॉन एड्रेस था मैं वो स्टेटमेंट के अंदर लिख दूंगा, एंड द अमाउंट ऑफ, और उनकी कितनी अनपेड अमाउंट है टू बी पेड टू ईच पर्सन। हम एक स्टेटमेंट क्या करेंगे, प्रॉपरली रेडी करेंगे। डन? क्लियर? बट ये सिर्फ किन की बन रही है, ये स्टेटमेंट सिर्फ किन की बन रही है, जो अनपेड है। अरे जिनको दे दिया उनका कुछ नहीं, जिनका अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा है विद इन 90 डेज। क्लियर? आगे चलिए। यस, द कंपनी शैल प्लेस सच स्टेटमेंट, कहां पे, ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। मैं अपनी वेबसाइट पे तो डालूंगा ही डालूंगा, क्योंकि समटाइम्स कोई पर्सन लेट इट बी वेबसाइट चेकआउट करते हुए वो लिस्ट देख ले, वो स्टेटमेंट देख ले, शायद उसको पता लग जाए कि मेरा डिविडेंड भी पेंडिंग है। होता है कभी कभी सर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको प्रॉपर वे से कम्युनिकेट नहीं हो पाता, तो किसी ना किसी वे से मेरे टच में आ जाए। इसीलिए हम ये स्टेटमेंट्स वगैरह क्या कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, प्लस वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑन सच अदर वेबसाइट्स एज मे बी, जो अप्रूव्ड बाय द क्या होंगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे कॉमन पोर्टल बनाया हुआ है, क्लियर, कोई अगर कोई है तो वहां पे भी आपको ये क्या करना होगा, पब्लिश करना होगा, कि किसी ना किसी वे से वो पर्सन हमारी रीच में आ जाए और अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो है वो धीरे धीरे करता करता क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हमारी कोशिश तो यही है। क्लियर? बट सर ये पैसा मैं नहीं रख सकता। क्लियर? ये ध्यान से समझ लीजिए, वंस डिक्लेयर्ड, एक बार पैसा अगर क्या हो चुका, डिक्लेयर्ड हो चुका, या तो वो कहां पे जाएगा, शेयर होल्डर के पास जाएगा, नहीं तो सरकार के पास। कंपनी उस पैसे को वापस नहीं रख सकती। वंस डिक्लेयर्ड मेरी तो लायबिलिटी है, मेरी तो लायबिलिटी बनती है, वो चाहे किसको जाए, शेयर होल्डर को जाए अगर मिल गया, नहीं तो जो नेक्स्ट आगे सेक्शन आपका 125, उसको एक वर्ड चलता है IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, सरकार के खाते में जमा करवा। अगर ट्रेसेबल नहीं है, तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी वो पर्सन ट्रेसेबल नहीं हुआ, उठा के सारा पैसा कहां पे डाल दो, IEPF में डाल दो। क्लियर? बट तुम वापस नहीं ले सकते, कंपनी वापस वो पैसा यूज नहीं कर पाएगी। वंस डिक्लेयर्ड इट बिकम्स लायबिलिटी।
आगे चलिए। यस, स्टेटमेंट के बाद सर अब चलती है हमारी वर्डिंग। नेक्स्ट इज यस प्लीज। Payment for the unpaid dividend account. हाँ जी, A person who claims to entitled to the unpaid dividend transfer to the unpaid dividend account may apply to the company for the payment of such amount। और जब भी कभी मान लो वो पर्सन को पता लगा कि सर मेरा डिविडेंड क्या था, पेंडिंग था, मैं पहले आपके कम्युनिकेशन में नहीं आ पाया, मुझे नहीं पता था, इंटीमेशन मुझे नहीं मिला, तो मैं अब ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या करता हूँ, क्लेम करता हूँ कि ये मेरे पैसे। तो ठीक है, आप कंपनी को अप्लाई करिए, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करिए, उन शेयर्स के रिगार्डिंग जो भी डिविडेंड आपका पेंडिंग होगा, कंपनी उस अकाउंट में से निकालकर आपको आपका पैसा दे देगी। हमने तो वैसे भी तुम्हें ही देना है। और ये सारा झंझट जो स्टेटमेंट वगैरह बनाना, वेबसाइट पे प्लेस करना, किसके लिए? तुम लोगों के लिए तो कर रहे। क्लियर? आगे चलिए। नाउ सर ये तो वेरी क्लियर था कि मैंने एक बार पैसा कहां पे डाला, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, वहां से कोई पर्सन आया, उसने क्लेम करा, मैंने उस अकाउंट में से पेमेंट उसको दे दी, डन। बट आगे पढ़िए सर, डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। बट सर अगर वहां पे भी पैसा कितनी देर तक पड़ा रहेगा? अब लेट इट बी को सामने वाला पर्सन क्लेम करने ही नहीं आ रहा, तो मैंने तो सर पैसा निकाल के रख दिया, मैं भी कितनी देर वेट करूंगा? तो लॉ ने मुझे यहाँ पे कंसिक्वेंसेस बताए कि अगर वो अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भी अनपेड है, कोई क्लेम करने नहीं आया, कोई मिला ही नहीं, कोई पर्सन जो उसको क्लेम करे। क्लियर? तो पढ़िए सर, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है जी? ट्रांसफर टू। बिना देखे सिंपल सी वर्ड, वहां से पैसा निकालो। नेक्स्ट आगे फंड के अंदर, अब फंड का नाम क्या था? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। जो सरकारी खाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, क्लियर, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो पैसा फंड निकालो आईईपीएफ में, शॉर्ट वर्ड आईईपीएफ में क्या कर दीजिए? ट्रांसफर कर दीजिए। क्लियर? बट कंपनी वापस नहीं लेगी। फिर वही बात बोल रहा हूं, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि अल्टीमेटली सर अगर कोई पर्सन नहीं मिला तो पैसा वापस रख लो। वापस नहीं सर, वंस डिक्लेयर्ड आपकी तो लायबिलिटी बनती है, चाहे वो शेयर होल्डर की जेब में जाए, चाहे वो सरकार की जेब में जाए, पर तुम्हारे लिए नहीं जाएगा। वो इन्वेस्टर का पैसा था, या तो इन्वेस्टर के पास जाएगा या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जाएगा, और कहीं नहीं जाएगा। पढ़िए सर, एनी मनी ट्रांसफर टू, यस प्लीज, unpaid dividend account of a company which remains unpaid for कितने साल के लिए? दिस इज योर मैक्सिमम टाइम लिमिट। फिर भी बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, 7 साल तक वेट करना उसका, 7 years तक, कि अल्टीमेटली वो पर्सन कोई क्लेम करने के लिए आ सकता है। बट सर अगर किसी अमाउंट को ट्रांसफर से, दोबारा ट्रांसफर से 7 year हो चुके हैं, कोई पर्सन उसको क्लेम करने नहीं आया, इट रिमेन्स स्टिल अनपेड, पैसा उठाओ, वहां कहां ट्रांसफर कर दो? आईईपीएफ में, फंड के अंदर क्या कर दीजिए? ट्रांसफर कर दीजिए। अब वो पैसा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। देखो कुछ भी है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो था, है तो कंपनी का ही था, एक बस सेपरेट अकाउंट था जहां पे वो पैसा पड़ा था। सर अब आप उस पैसे को होल्ड नहीं कर पाएंगे, वो पैसा नेक्स्ट आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है? 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू, कहां पे? आईईपीएफ में क्या कर दीजिए? ट्रांसफर कर दीजिए। और हेयर उसको वर्ड हम यूज करेंगे फंड। तो जहां वर्ड आपने फंड पढ़ा वो एक ही मीनिंग है, आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। अरे इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए लगा देंगे, अवेयरनेस के लिए लगा देंगे, सरकार जो मर्जी करे उस पैसे, पर तुम कंपनी उस पैसे को नहीं रख सकती। क्लियर? आगे चलिए। एंड फर्निशिंग ऑफ डिटेल, सर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एक्रूड एंड इवन सर 7 साल तक आपने पैसा उस अकाउंट में रखा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिला होगा। तो सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, साथ में उसके ऊपर जितना भी क्या लगा होगा? इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट आपकी ट्रांसफर कहां पे होगी? आईईपीएफ में ट्रांसफर। अरे कॉमन है, लेट इट बी आपका लाख रुपए अकाउंट में पड़ा है, लोगों का देने वाला डिविडेंड अनपेड, तो अगर वो 7 years तक पेंडिंग रहेगा तो 7 साल उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा क्या? इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो अलोंग विद इंटरेस्ट जितना भी इंटरेस्ट उसके ऊपर एक्रूड होगा, पढ़िए, इफ एनी ऑन सच मनी शैल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू द, ये थोड़ी की इंटरेस्ट तो हमारा होगा जी, इनको तो हमने प्रिंसिपल लायबिलिटी दी। इंटरेस्ट भी किसके कारण मिला? तेरे प्रिंसिपल के कारण मिला, तेरे अनपेड डिविडेंड के कारण मिला ना, तो पूरी की पूरी अमाउंट क्या होगी? नेक्स्ट आगे ट्रांसफर।
क्लियर? नेक्स्ट इज, तो सर ये गवर्नमेंट का फंड है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस के लिए, इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, क्लियर? ये फंड क्या होते हैं? यूटिलाइज्ड होते हैं, सरकारी फंड है काइंड ऑफ, क्लियर? तो अल्टीमेटली जिस चीज के ऊपर आपका हक नहीं है, शेयर होल्डर को रिसीव नहीं हुआ, वो पैसा आपका सरकारी फंड में जाएगा, वो सबके हित में जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट में लगे, समझ गए ना? पर ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे आपका राइट छीना। देख, मैंने तुझे मौका दिया था कि जब तक वो अनपेड है, तुम्हें पता लगा, तुम मेरे से क्लेम कर लो। कॉमन सेंस सोच, ये जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट था, ये किसका था? है तो कंपनी का था, सरकार का तो नहीं है ना, कंपनी का था। अगर लेटेड भी, और कब तक पड़ा? 7 ईयर्स तक। तो भाई 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब तुझे पता लगा, जब तुझे समझ आई कि मेरा कोई डिविडेंड पेंडिंग है कंपनी की ओर, तो कंपनी को अप्लाई कर, कंपनी तेरा डिविडेंड क्या करेगी? पे आउट करेगी। बट अब 7 ईयर्स हो चुके, क्या ये कंपनी पैसा अपने पास होल्ड कर सकती है? नो। ये पैसा कहां ट्रांसफर होगा? अब ये किसके पास चला गया? सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास। तो राइट फिर भी है, राइट फिर भी है। किस बात का राइट? कि अगर अगर आपको लगता है कि सर आप उसके क्या हैं, वाली वारिस है, आपकी वो प्रॉपर्टी है, आपका वो डिविडेंड है, आपके वो शेयर्स हैं, बट ये सारा कुछ अब कंपनी के पास नहीं है, किसके पास है? गवर्नमेंट के पास अप्लाई करें, इस आईईपीएफ अथॉरिटी के पास अप्लाई करें, और अपना डिविडेंड, अपने शेयर्स क्या लीजिए, वापस ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? जैसे नेक्स्ट आगे पढ़िए, फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स। सर सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ही ट्रांसफर नहीं करनी, उनको डिटेल भी बना के दो। किस बात की डिटेल? ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जिनका पैसा कहां पे जा रहा है? आईईपीएफ में ट्रांसफर हो रहा है। पढ़िए, व्हेन मेकिंग अ ट्रांसफर टू द फंड, The company shall furnish to the authority एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेड फंड, जो उस फंड को क्या कर रही है? मैनेज कर रही है, उनको एक लिस्ट बना के दो, उनको एक स्टेटमेंट बना के दो। किस बात की? अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू द फंड, कि कौन सा पैसा आपको फंड में ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको साथ में एक लिस्ट बना के दो। अरे कल को कोई पर्सन जब डायरेक्टली किसके पास जाएगा? फंड वालों के पास जाएगा, अथॉरिटी के पास जाएगा, उनको भी तो पता होना चाहिए कि आपका पैसा हमारे पास आया या नहीं आया। आपने कंपनी का नाम लिया, सर मैं एक्स लिमिटेड का शेयर होल्डर, रुको एक मिनट, एक्स लिमिटेड की वो निकालना लिस्ट, स्टेटमेंट निकालना, हाँ जी क्या नाम बताया? वो लिस्ट में पहले क्या करेंगे? चेकआउट करेंगे, अच्छा अच्छा हाँ आपका पैसा आया। तो आप इतने साल कहाँ थे? आपने क्लेम क्यों नहीं करा? ठीक है, आफ्टर वेरिफिकेशन एंड ऑल, आपको आपके शेयर्स, आपको आपका डिविडेंड फंड में से क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। तो सर किसी भी तरह से हमने शेयर होल्डर का राइट खराब नहीं करा। बिल्कुल चिंता की दिक्कत नहीं है कि जब आपको रिमाइंड आए, जब आपको लगे कि ये मेरे शेयर्स हैं, मेरा डिविडेंड है, आप जिस मर्जी से जाके क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा ही था, तुम्हारी ही प्रॉपर्टी थी। आगे चलिए। नाउ सर, एक बार के लिए तो हमारे लिए जब कोई ऐसा डिविडेंड जो 7 ईयर्स तक क्या था? रिमेनिंग पेंडिंग था, मेरे लिए तो वो शेयर होल्डर गुमनाम था। मेरे लिए तो कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता कि 7 साल हो चुके, अभी तक कोई पर्सन मेरे पास क्लेम करने नहीं आया, तो मैं तो उस पर्सन को क्या मानूंगा कि मेरे लिए वो है ही नहीं। मेरे लिए तो वो एक बेनामी है, जिसको वर्ड बोलते हैं कि कोई गुमनाम पर्सन है जी। मैं कम्युनिकेशन पे कम्युनिकेशन, इंटीमेशन भेजी जा रहा हूं, बट उस तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आ रहा। तो सर हम क्या करेंगे? डिविडेंड तो मैंने निकाल के दे ही दिया था, डिविडेंड तो जितना रिमेनिंग अनपेड था वो तो हमने निकाल के कहां ट्रांसफर कर दिया था? फंड में। दूसरा पॉइंट क्या आया? ऐसे शेयर्स भी उठा के फंड में क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। मतलब ऐसे पर्सन से कंपनी अपना कनेक्शन ही क्या कर दे? कट कर दे। क्या वर्ड लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द नेम ऑफ फंड। नहीं तो तुम्हें हर बार दिक्कत आएगी, कंपनी हर बार क्या करेगी? डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। समझ रहे हो ना बात? कि हर बार कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, फिर तुम्हारा वही अनपेड वाला चक्कर रहेगा। तो जब ऐसा कोई पर्सन हो चुका जो अनट्रेसेबल है, जहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, आपने उसका डिविडेंड भी तो दिया ही है फंड में, आपने उसका अनपेड डिविडेंड भी कहां पे ट्रांसफर करा? फंड में। उसके शेयर्स भी उठा के किसके नाम पे कर दो? फंड के नाम पे कर दो। कोई बात नहीं, कल को अगर कोई पर्सन आएगा, क्लेम करेगा, हमसे ले लेगा, हम मना थोड़ी कर रहे हैं।
बट सर एक बार के लिए कंपनी ऐसे शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती जिनके रिगार्डिंग कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं है, कोई शेयर होल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो शेयर्स भी आप फंड के नाम पे क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। ये सेम टाइम जैसे ही तुमने अनपेड डिविडेंड करा, साथ में ही उसके शेयर्स भी पढ़ो। ऑल सच शेयर्स in respect of such dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years shall be transferred by the company in the name of, fund. 7 साल हो चुके जी, हर बार डिविडेंड डिक्लेयर होता है, हर बार वो अनपेड होता है। 7 years हो चुके फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांसफर से कि कोई पर्सन उस ना तो अमाउंट को ना शेयर्स को क्लेम करने आया ही, तो सर हमारे लिए वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। हम तो क्या कहेंगे, उसका अनपेड डिविडेंड प्लस उसके वाले शेयर्स उठा के किसके नाम पे कर दो, फंड के नाम पे। जिसने क्लेम करना होगा सरकार से डायरेक्टली जाके क्लेम कर लेगा, बट कंपनी के ऊपर 124 के अकॉर्डिंग अथॉरिटी नहीं है कि हम इन शेयर्स को होल्ड कर सके। हमें जैसा कहा गया हमें वैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। एट द टाइम ऑफ सच ट्रांसफर्स, यस प्लीज, Of the shares, the company shall also file a statement containing the prescription details. वो तो जरूरी है ना सर। अब बताओगे तो सही ना कि कौन से शेयर्स आपके नाम पे ट्रांसफर करिए जा रहे। कल को कोई पर्सन 10 साल बाद आया, फंड में अप्लाई कर रहा है, किस बात के लिए, कि मेरे शेयर्स मुझे वापस किए जाएं। फंड को भी तो पता होना चाहिए, अथॉरिटी को भी तो पता होना चाहिए कि कौन पर्सन ये अपने शेयर्स मांग रहा है, इसके पास शेयर्स थे कितने। तो सर जब भी आप कोई ट्रांसफर करते हैं, सामने वाले पर्सन को रिकॉर्ड बनाकर तो दोगे, एक स्टेटमेंट्स बनाकर तो प्रोवाइड करोगे ही करोगे कि सर ये वाले शेयर्स इस पर्सन के इतने, इस पर्सन की इतनी अमाउंट, सारी स्टेटमेंट्स बनाकर हम नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ताकि कल को कोई पर्सन जो फंड से क्लेम करेगा, फंड को भी पता होना चाहिए कि कौन से शेयर्स की बात चल रही है, कौन से अनपेड डिविडेंड की बात चल रही है। क्लियर। चलिए, इन केस एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड फॉर एनी ईयर ड्यूरिंग द सेड पीरियड ऑफ, क्या लिखा हुआ है, बट अगर कभी बीच में उठकर आ गया 7 साल में, मैंने क्या कहा था, 7 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मींस लगातार, 7 साल लगातार डिविडेंड अनपेड था, मैंने डिविडेंड भी और शेयर्स भी कहां पे ट्रांसफर कर दिए, फंड। बट अगर इन बिटवीन कोई पर्सन आ गया, फिर थोड़ी करेंगे, ठीक है ना, फिर थोड़ी करेंगे, फिर तो वो कंसेक्यूटिव वाला वर्ड आपका हट जाएगा। क्या वर्ड लिखा हुआ है, इन केस एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम, और क्लेम्ड, और क्लेम्ड मतलब वो लेने आया, और क्लेम्ड फॉर एनी ईयर ड्यूरिंग द सेड 7 years, द शेयर्स शैल नॉट बी ट्रांसफर टू द शेयर्स, फिर उस केस में ट्रांसफर नहीं। क्लियर। तो ये पेज तक अभी तक आप लोगों ने क्या रीड आउट किया, सिंपल सा वर्ड, जस्ट एक ब्रीफिंग। सबसे पहला क्या था कि सर within 5 days from the date of declaration you have to deposit the dividend amount in a separate scheduled bank. Clear. And total 30 days के अंदर from the date of declaration से ही आपको ये डिविडेंड सारे क्या करने हैं, क्लियर करने हैं, पे करने। if any dividend which remains unpaid for 30 days from the date of, then within next 7 days you have to transfer the amount to unpaid dividend account. क्या सिर्फ अमाउंट, क्लियर सर, जितना आप लोग क्या करेंगे, डिले करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना, 12% पर एनम के हिसाब से, मतलब जितने डेज का डिले होगा उतने अकॉर्डिंग टू आपको ये ट्रांसफर करने होंगे। बट सर नेक्स्ट आगे वर्ड क्या था, कोई भी पर्सन जो पर्सन का ये अनक्लेम्ड था, अनपेड था, दैट कैन क्लेम द डिविडेंड फ्रॉम किससे, कंपनी से। कंपनी में अप्लाई करे और कंपनी उसको उसका डिविडेंड दे दे। बट सर अगर कोई अमाउंट अनपेड रहती है फॉर 7 years, क्लियर, 7 years डिविडेंड के लिए, कंसेक्यूटिव शेयर्स वाला था, फॉर 7 years अगर कोई अमाउंट, 7 years कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 7 years तक अगर कोई डिविडेंड क्या रहता है, अनपेड रहता है, तो वहां से वो अमाउंट निकालें एंड कहां पे ट्रांसफर कर दें, फंड का नाम क्या था, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, वहां पे क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए कि सर नाउ यू आर नॉट लायबल, कि आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, वो सरकार कंट्रोल करेगी। क्लियर। प्लस क्या सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट ऑल्सो,
7 साल में इंटरेस्ट भी तो मिला होगा, तो 7 ईयर्स में जितना भी इंटरेस्ट उस अमाउंट के ऊपर क्या हुआ होगा, एक्रू हुआ होगा, वो भी साथ में आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे। डन। प्लस एक स्टेटमेंट कितने दिन में, विद इन 90 डेज में फ्रॉम द ट्रांसफर। 90 डेज के अंदर आप एक स्टेटमेंट क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, जिस स्टेटमेंट के अंदर उनका नाम, उनका लास्ट नॉन एड्रेस प्लस अमाउंट किसकी कितनी कितनी पेंडिंग थी, क्लियर, वो सारी आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ेगी, जो कंपनी अपनी वेबसाइट पे या मे बी वो सच वेबसाइट्स जो अप्रूव्ड बाय क्या होंगी, सेज, वहां पे ये स्टेटमेंट्स क्या कर दी जाएंगी, प्लेस कर दी जाएंगी। प्लस द मेन चीज इज सर, ये जो पेमेंट है, नेक्स्ट आगे जो शेयर्स हैं, इवन आप ऐसे शेयर्स जो 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक अनक्लेम्ड रहे, अनपेड रहे, उनके शेयर्स भी फंड के नाम पे क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, अलोंग विद डिटेल्स। साथ में आप डिटेल्स बनाकर, स्टेटमेंट बनाकर फंड को क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। बट अगर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स में कभी कभी वो पर्सन बीच में ड्यूरिंग द 7 ईयर्स उसने डिविडेंड क्लेम करा या डिविडेंड उसको क्या हुआ, पे हुआ, देन उसके शेयर्स फंड में ट्रांसफर नहीं होंगे। अब चलते हैं, हाँ जी सर, ये हर साल जैसे वो आया नहीं तो अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे? ना, अकाउंट एक ही होगा, उसी में मैंने वो डेट ऑफ ट्रांसफर बोला ना, तो डेट ऑफ ट्रांसफर से पहचाना जाएगा कि ये कौन से डिविडेंड्स। तो सर इस साल कोई है तो अगले साल सपोज एक बंदा इस साल है, हाँ, अगले साल कोई बी आ गया तो उसके लिए अलग बनाएंगे? नहीं, एक ही अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के नाम से। ऐसे तो बैंक अकाउंट्स बहुत हो जाएंगे, उसकी डिटेल्स अपन तभी तो मेंटेन कर रहे हैं ना, तभी तो उसके रिकॉर्ड्स हम मेंटेन कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए, ये चीज। हाँ जी पढ़िए, यस प्लीज। राइट टू क्लेम, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट लाइन एक है, बट इसके ऊपर एमसीक्यू टाइप भी या नॉर्मली भी पूछा जा चुका। क्या, राइट टू क्लेम द, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर्ड शेयर्स। ट्रांसफर्ड मतलब जो आपने अभी पीछे कहां पे ट्रांसफर किए थे, फंड के अंदर। सर क्या वो शेयर होल्डर उन शेयर्स को क्लेम कर सकता है? यस, ही हैज द राइट। पढ़िए सर, एनी पर्सन हु क्लेम सच शेयर्स, जो भी उन शेयर्स को क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है, एज हैव बीन ट्रांसफर टू द फंड, जो हमने फंड में अभी ट्रांसफर करे थे, शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द फंड। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे, जैसे उन शेयर्स के रिगार्डिंग आपको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, शेयर सर्टिफिकेट्स होंगे, क्लियर, कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा ना जिससे आप प्रूव कर सको कि सर ये शेयर्स मेरे नाम पे थे, क्लियर, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, वट एवर आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, फंड में अप्लाई करें, फंड वेरिफिकेशन करने के बाद आपको आपके शेयर्स क्या कर देगा, आपके नाम पे वापस कर देगा, क्लियर, बट यू हैव द राइट। ऐसा कोई नहीं है कि एक बार जो चला जा चुका वो खत्म, नहीं सर, शेयर होल्डर के पास लास्ट मोमेंट तक भी क्या है, राइट। आगे चलिए, नाउ punishment for contravention, yes please। If a company fail to comply with any of the requirement of section of 124 में काफी सारी रिक्वायरमेंट्स थी, किसी में भी कॉमन पेनल्टी किसी में भी अगर आपने 124 का क्या करा, नॉन कंप्लायंस करा, सच कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹1 एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग फेलियर, अगर एक बार होता ठीक है, बार बार आप वही फेलियर करते जा रहे हैं, विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ कितना, 500 फॉर ईच डे, 500 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कॉन्टिन्यूज। चलो एक बार फेलियर हुई, कम से कम आप सही तो कर देते, आप सही भी नहीं कर रहे तो सर फिर डे बेसिस पे आपका मीटर स्टार्ट, 500 रुपए पर दिन के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ कितना लिखा हुआ है जी, 10 लाख तो बहुत है, और ये लिटरली ये बड़े स्ट्रिक्ट हैं एमसीए वाले, जितनी पेनल्टीज आपके ऊपर बनती हैं वो आपसे चार्ज होंगी ही होंगी, क्लियर। जैसे नॉर्मली जितनी भी आप ये पॉइंट्स रीड आउट करते हो, ये प्रैक्टिकली सारे पे आउट होते हैं, क्लियर, कि कंपनी ने अगर कोई डिफॉल्ट करा तो पता लगा जी 1 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, या पर डे के हिसाब से 30 दिन का डिफॉल्ट करा तो 30 इंटू 500 कितना हुआ, 15,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ रही है। हम खुद भी प्रैक्टिकली ये पे आउट करवाते, लाइक एक लास्ट एलएलपी थी अपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती हैं, क्लियर, उस केस में उनका जो एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट, आप लोग पढ़ते हो ना कि एनुअल फॉर्म फाइलिंग्स करनी होती हैं, एक कंपनी के लास्ट टू लास्ट ईयर्स का पेंडिंग था, तकरीबन
1,70,000 प्लस, 1,70,000 प्लस उन्होंने क्या करी थी, पेनल्टी पे आउट करी थी। तब जाके उनके फॉर्म्स क्या किए गए थे, एक्सेप्ट किए गए थे, डिफॉल्ट क्या किया गया था, सही किया गया था। तो ये जितनी पेनल्टीज हैं ये सिर्फ नाम की नहीं, ये एक्चुअली पेबल होती है। क्लियर? हाँ, बट थोड़ा सा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि थोड़ी सी यहाँ पे फर्क मिलते हैं। किस बात के? कि यहाँ पे जो पेनल्टीज लिखी जाती हैं और जो प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं, क्योंकि रूल्स थोड़े थोड़े प्रैक्टिकली चेंज कर दिए जाते हैं, कुछ वेवर दे दिए जाते हैं। क्लियर? तो वो हल्की सी डेविएशन मिलती है देखने में, बट स्टिल द सेक्शंस के अंदर जो लिखी गई पेनल्टी है ये एक्चुअली वर्क करती है। आगे बढ़िए। यस, एंड अकेला कंपनी के ऊपर नहीं, एंड every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of rupees 25,000 and continuing अगर होगा तो 100 each day। कंपनी पे कितना था, 500, इस पे कितना है, 100। 100 each day after the first during which such failure continues subject to a maximum of कितना। तो मतलब सर अकेला कंपनी के ऊपर ही नहीं, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी आपके ये सेक्शंस क्या हैं, अप्लाइड है। हम इसको ना सिंपल वर्ड्स में याद करते हैं। क्लियर? कि पेनल्टी का इतना बड़ा पैराग्राफ कैसे याद होगा, सिंपली सर, कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, फर्स्ट टाइम आपके ऊपर कितना लगेगा, 1 लाख। ड्यूरिंग कंटिन्यूइंग फेलियर के टाइम पे 500 ईच डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख। एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, नॉट एवरी, हु इज इन डिफॉल्ट। क्लियर? सब्जेक्ट टू, उसको फर्स्ट टाइम कितना लगेगा, 25,000। एंड ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस कितना लगेगा, 100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना, 2 लाख। दिस इज द पॉइंट। और जितनी भी पेनल्टीज तुम नेक्स्ट आगे कंपनी लॉ में रीड आउट करोगे, मोस्टली सेम लैंग्वेज ही आपको मिलने वाली। क्लियर? कि साथ में मैक्सिमम लिमिट भी लगा देते हैं। ऐसे तो सर अगर 500 ईच डे है तो कितना मैक्सिमम, सर मैक्सिमम कह दिया कि मैक्सिमम कितना, 10 लाख तक। क्लियर? चलिए अब आता है वर्ड सर 125, दैट इज जिस फंड के बारे में आप लास्ट सेक्शन में डिस्कस कर रहे थे। तो सर ये फंड है क्या, ये फंड बनाया कैसे जाता है, इस फंड में पैसा कहां से आता है, और ये फंड की यूटिलाइजेशन कहां कहां होगी, वो सारी डिटेल्स आपको 125 के अंदर डिस्कशन होगी। पढ़िए जी। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, यस प्लीज पढ़िए। Establishment, section 125 empowers CG to establish the investor education and पहली बात, सेक्शन 125 ने ये पावर किसको प्रोवाइड करी, सीजी को प्रोवाइड करी, टू एस्टेब्लिश क्या, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड नाम का ये अपना बना सकते हैं। क्लियर? और पर्पस नाम से ही क्लियर है कि ये पर्टिकुलरली किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, इन्वेस्टर्स, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उनको कोई एक्सप्लॉयट ना कर सके। जैसे वो नहीं होता आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, वो पर्टिकुलर कंज्यूमर्स के लिए है, ये किसके लिए है, ये इन्वेस्टर्स के लिए। क्लियर? पढ़िए। सबसे पहले सर वर्ड लिखा हुआ है जी, क्रेडिट्स टू द फंड। व्हाट इट मींस? कहां से अमाउंट आता है, क्रेडिट्स मतलब पैसा आना। इस फंड में कहां कहां से पैसा आएगा, और उसी के नीचे देख सेकंड बॉक्स लिखा होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ द, इस फंड में से पैसा कहां कहां यूज किया जा सकता है। वो तो सर हमें वेरी क्लियर है, वेरी क्लियर है। जाएगा तो किसके लिए जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट में जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट में जाएगा, इन्वेस्टर्स के लिए जाएगा, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी एजुकेशन या उनकी अवेयरनेस के लिए जाएगा, और किसी पर्पस के लिए नहीं आएगा। बट सर क्रेडिट इसमें बड़े अच्छे कि पैसा आएगा कहां कहां से। पहली बात तो सरकारी फंड है, कोई ग्रांट्स, डोनेशंस, ये भी तो यहाँ पे मिलती रहेंगी, बट और काफी सारी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली जो थियरी पॉइंट से पूछा जाता है कि व्हाट आर द क्रेडिट्स, व्हाट आर द क्रेडिट्स टू द आईईपीएफ, कौन कौन से कैसे कैसे क्रेडिट्स आपको आईईपीएफ में देखने को मिलते हैं एज पर द सेक्शन 125। पढ़िए जी। सबसे पहला सर, अमाउंट इन द investor education and protection fund under section 205C ऑफ द कंपनीज एक्ट। कौन सा 19 सर? आपको पता है ना, पुराना एक्ट आपका कौन सा था, 1956, और नया कौन सा है, 2000। ये कौन सा इस बार नई प्रोविजन आई है, ये फंड तो पहले भी बनाए जाते थे। तो पहले तो सर वो पुराने फंड में से पैसा निकाल के नए फंड में लाया जाए। क्लियर? अकाउंट चेंज कर दिया ना, पहले मेंटेन्ड होता था 205C में, अब मेंटेन्ड होता है 125 में। कोई दिक्कत नहीं, वहां का बैलेंस निकाल लो, इस वाले नए वाले में 2013 वाले में क्रेडिट कर दो, ओपनिंग बैलेंस। इसको वर्ड क्या बोल सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? नंबर 2 अब शुरू होता है जी, एक तो रीसेंट पॉइंट, अभी पीछे वाला क्या था,
अमाउंट इन द, कहां पे, unpaid अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द, company. जो ट्रांसफर टू द फंड करवाई गई किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, अभी पिछले वाले 124 के अकॉर्डिंग, एंड इवन इंटरेस्ट एक्रूड देयर। सिर्फ मेन अमाउंट ही नहीं, साथ में इंटरेस्ट भी क्या किया गया था, ट्रांसफर किया गया था। क्लियर? तो सर वो भी आपका आईईपीएफ में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा वो पैसा। नेक्स्ट इज, हाँ जी, कुछ मैंने 124 में पूछे हैं, जैसे हम्म। हमने 2 साल तक क्लेम नहीं किया, हाँ तो जो उस पे इंटरेस्ट वो बनता है, हाँ, तो वो किसको मिलेगा? उसी पर्सन को, इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को मिलेगा अगर वो तीसरे साल उसको क्लेम करने आ जाता है। क्योंकि देख, मैं सिंपल वर्ड आपसे क्या कह चुका, कंपनी का कोई भी हक नहीं बनता उस पैसे के ऊपर। वंस डिक्लेयर्ड इट बिकेम्स लायबिलिटी, एंड इवन उस अकाउंट में, जैसे इंटरेस्ट का पॉइंट पूछ रहे हो, 2 साल तुमने डिविडेंड क्लेम नहीं करा, पर वो अनपेड कितने साल तक रह सकता था, 7। मान लो तीसरे साल आ गए, 4th ईयर आ गए, 5th ईयर आ गए, उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी तो बनता होगा। तो आपको आपका डिविडेंड विद इंटरेस्ट क्या किया जाएगा, पे आउट किया जाएगा। द प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जो भी आपकी बनती होगी वो पैसा आपको क्या किया जाएगा, पे आउट किया जाएगा। बट ये नहीं है कि उस पर कंपनी का कोई हक है, कंपनी का कोई हक नहीं। आपके ऐसे पैसे पे सिर्फ 2 जनों का हक है, या तो इन्वेस्टर का या फंड का। क्लियर? तो ये पॉइंट कौन सा आया, जो 7 ईयर्स तक क्या रहा था, अनपेड, वो अमाउंट प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट, पैसा निकालो, फंड के अंदर क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो सर वन ऑफ द क्रेडिट एक वही है जो आपने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया। ऐसे ही आगे बढ़िए, कोई एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई थी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ, जैसे आपको पता ही है कि सर लोग अप्लाई करते हैं हमारी कंपनी, एंड अप्लाई करने का मतलब सिर्फ एप्लीकेशन मनी साथ में भेजेंगे ना, जो भी एप्लीकेशन मनी होती है। पर सर एक बात बताओ, अगर एप्लीकेशन मनी आप लोगों ने मुझे दे दी तो मैं शेयर्स आपको दूंगा ही दूंगा। अभी तो आपने क्या करा है, अप्लाई करा है, हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। पर आपको रूल पता है कि अगर एप्लीकेशन आपकी क्या होती है, रिजेक्ट होती है, तो कंपनी को वो पैसा क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। आगे बढ़िए सर, ऐसा पैसा जो लोगों ने एप्लीकेशन मनी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, एंड एप्लीकेशन ड्यू फॉर क्या थी, रिफंड, कि वो पैसा क्या होना था, वापस होना था। एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग अनपेड फॉर, वो भी कितने के लिए, 7 years. सर पर्सन पैसे देके चला गया, आगे मिला ही नहीं अल्टीमेटली कि किसको पैसा वापस करें। तो उस केस में, और ऊपर से 7 ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, तो सर वही अमाउंट प्लस अगेन उसके ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि 7 ईयर्स है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिला होगा, तो प्लस इंटरेस्ट भी आपको साथ में क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा टू द फंड। क्लियर? 3 पॉइंट, पहला ओपनिंग बैलेंस कौन सा, पुराने फंड से नए में ट्रांसफर करा। दूसरा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तीसरा एप्लीकेशन, 3 4th पॉइंट। सर ये ना इकट्ठे हैं वर्ड आपके, मतलब डी, ई और एफ, ये आपको एक बार में याद हो जाए। कैसे? मैच्योर्ड डिपॉजिट। अच्छा पहली बात तो मैच्योर्ड मतलब जो, जिसका, हाँ, जो मैच्योर हो चुके, जिनका टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका, वापसी का टाइम था। मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, मैच्योर्ड डिबेंचर्स, रिमेनिंग अनपेड फॉर, कितने के लिए? मैं क्या करूं बताओ सर, मैं तो पैसा देने को कब का तैयार बैठा हूं, बट कोई क्लेम भी तो करे, कोई पर्सन ट्रेसेबल ही नहीं हो रहा। क्लियर? अब अल्टीमेटली जैसे ये पता कौन से केसेस होते हैं, मान लो सपोज कई बार क्या होता है कि आप लोग जैसे अपनी लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्लियर? इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आफ्टर दैट उसकी क्या होगी, डेथ हो गई, ना घर वालों को पता कि इसने पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा था, कहाँ कहाँ कंपनी में शेयर्स में पैसे लगा रखे थे, लिटरली किसी को पता नहीं होता। तभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से अपा किसी ना किसी को बताकर रखते हैं कि शायद इन एनी केस कोई मिस हैपनिंग होती है, और वो होगी तो सही। क्लियर? डेथ सर्टन है या अनसर्टन? डेथ सर्टन है या अनसर्टन? डेथ सर्टन है, टाइम अनसर्टन। कोई अमर बूटी लेके तो फिर नहीं रहे हम लोग, ठीक है ना, कोई संजीवनी बूटी अपने पास हो यहाँ पे। डेथ सर्टन होती है, बट उसकी टाइमिंग क्या होती है, अनसर्टन होती है, ये नहीं पता कब। बट स्टिल इसीलिए सर अब नहीं को क्लेम करने आया। मन करे उसके घर वालों को भी ना पता होगी, अल्टीमेट उसने कंपनी में इतने शेयर्स में पैसे लगा रखे और उसके ऊपर डिविडेंड ड्यू है,
तो सर ऐसे ही केसेस में क्या होता है, वो अमाउंट रिमेनिंग अनपेड रह जाती है। तो शायद आपके डाउट माइंड में आ रहा हो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, 7 साल तक बंदा पैसे ले, अरे उसको उसको पता ही नहीं है भाई, ना उसके घर वालों को पता, समझ गए ना। तो मतलब समटाइम्स होता है सीक्रेट्स रखे होते हैं, ये पॉइंट। तो मेरी ओर से तो वो मैच्योर्ड है, मेरी ओर से तो मैच्योर्ड है, मैं तो पैसा देने को तैयार बैठा हूं, क्लियर। बट 7 साल हो चुके, ना तो उन अमाउंट्स के रिगार्डिंग कोई पर्सन हमारे पास आया, प्लस उसके ऊपर सर फिर इंटरेस्ट भी तो क्या होता जा रहा है, एक्रू होता जा रहा है, समझ गए ना। तो वो सारा पैसा अलोंग विद इंटरेस्ट, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स का, मैच्योर्ड डिबेंचर्स का, सारा पैसा उठा के जो रिमेनिंग अनपेड है कहां पे डाल दीजिए, आईईपीएफ में डाल दीजिए। बट कंपनी वापस नहीं रख पाएगी, कंपनी क्यों रखेगी भाई, समझ गए ना। एंड ऐसे ही वर्ड क्या लिखा हुआ है, नंबर 6 पॉइंट पढ़िए, रिडम्पशन अमाउंट ऑफ, सर ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन भी तो होती है। तो वही सर, रिमेनिंग अनपेड फॉर, क्राइटेरिया सबका सेम है, 7 ईयर्स, कि 7 साल तक वेट करो, रखो, नहीं होता तो वैसे भी अलोंग विद इंटरेस्ट तो ले लिया तुमसे, तो कौन सा कोई फर्क है, कोई फर्क थोड़ी है। अगर कोई अमाउंट रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 ईयर्स है, कंपनी ने उस पर क्या बेनिफिट ले लिया, कुछ भी नहीं। मैंने फंड में अमाउंट भी प्लस इंटरेस्ट भी साथ में क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, बात खत्म। एंड नेक्स्ट इज वर्ड क्या लिखा हुआ है, ग्रांट्स बाय, सरकारी खाता है, तो गवर्नमेंट भी तो कंट्रीब्यूट कर सकती है फॉर द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट इज डोनेशन बाय सीजी, एसजी, कंपनीज और एनी अदर, ये तो अकाउंट खुल है सर, जितनी डोनेशन करनी है कर दो, सरकारी फंड है, क्लियर। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड ऑन, और ऊपर से सर इस फंड में इतना क्रेडिट जा रहा है, इस फंड में भी तो, ये भी तो किसी बैंक में होगा, इसके ऊपर तो भी इनकम मिलेगी। हो सकता है इस फंड में से आपने पैसा निकाल के कहीं क्या कर दिया, सरकार ने, आप नहीं कर पाएंगे, किसने, इसकी फंड की एडमिनिस्ट्रेशन ने, कंट्रोलिंग पावर ने नेक्स्ट आगे इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके ऊपर इनकम मिल गई, वो भी इसी का पार्ट है, वो भी इसी क्रेडिट्स का पार्ट है, क्लियर। एंड द लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, सेल प्रोसीड्स ऑफ, किसकी, फ्रैक्शनल शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ, किसके, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, मर्जर, एमलगमेशन एंड रिमेनिंग अनपेड फॉर, कितने लिए, ये ना सर एक काफी मतलब बहुत रेयर केसेस में होता है, जब ये कॉन्सेप्ट सब पढ़ेंगे ना, बोनस शेयर्स, मर्जर, एमलगमेशन, तो उन केसेस में क्या होता है ना, स्वैपिंग रेशो होती है, कितने के बदले में कितने शेयर्स आपको दिए जाएंगे, समझ गए ना। तो उस केस में कई बार ना फ्रैक्शन ऐसी आ जाती है, कई बार रेशो ऐसी आ जाती है, जैसे मान लो 7 के बदले में 3 शेयर्स आपको बोनस दिए जाएंगे, तो रेशो क्या बनी, 3/7, 3/7। अब नॉर्मली सर अगर आप जैसे 10,000 आपके पास शेयर्स थे, 10,000 डिवाइड बाय 7 करोगे, तो नेचुरली वो फ्रैक्शन में जाएगा ही जाएगा। अब फ्रैक्शन में कभी शेयर्स डील होते हैं क्या, मैं आपको कह रहा हूं जी, मैंने आपको सर 5,100 क्लियर इतने फ्रैक्शन में नेक्स्ट आगे शेयर्स दिए, फ्रैक्शन में शेयर्स कभी ट्रांसफर नहीं होते, शेयर्स हमेशा आप लोगों के होते हैं, राउंड ऑफ होते हैं, कंप्लीट शेयर होगा, पॉइंट्स में कभी नहीं होगा, क्लियर। तो वो जो फ्रैक्शन होती है ना, वो जो फ्रैक्शन होती है, उसकी जो अमाउंट रिमेनिंग अनपेड फॉर कितने के लिए है, 7 ईयर्स, वो पैसा, रेयर चांसेस हैं, रेयर केसेस हैं, वो पैसा अगर कंपनीज में कहीं पड़ा भी है, तो वो भी आईईपीएफ में क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, क्लियर। तो टोटल पॉइंट्स, टोटल आपके 10 पॉइंट्स यहाँ पे क्या हुए, डिस्कस हुए, कौन कौन से क्रेडिट्स, नंबर वन कौन सा था जी, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कौन सा था, पुराने फंड में से निकाल के नए में ट्रांसफर करना, दूसरा शॉर्ट वर्ड अनपेड डिविडेंड, तीसरा एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, जो रिफंड थी, ड्यू फॉर रिफंड थी, क्लियर। नंबर 4 matured deposits, number 5 matured debentures, number 6 redemption of preference shares, clear. Number 7 grants, number 8 donations, number 9 income from investment, clear. And number 10 sale of fractional shares. ये 10 क्रेडिट्स हैं नॉर्मली जो इस फंड में पाए जाते हैं, क्लियर। बट यहां पे लास्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग टू एक अमेंडमेंट आई, जिसमें यहां पे ना एक्स्ट्रा वर्ड जे के बाद एनी अदर क्रेडिट्स के अंदर कुछ और पॉइंट्स थोड़े बहुत क्या कर दिए गए हैं, एड ऑन कर दिए गए हैं। तो जो आप लेटेस्ट बुक्स अपनी लेंगे, ये तो जस्ट अभी अपना नॉर्मल पार्ट है, जो लेटेस्ट बुक्स आप लोग लेंगे वहां पे आपको एक पैराग्राफ और एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, 2-3 पॉइंट्स आपको और देखने को मिलेंगे, क्लियर है। तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी क्लैरिटी अपने को मिलती है वैसे आप लोगों को टाइमली, क्योंकि ये नोट्स आप लोगों के एज पर November 22 है,
क्लियर। तो आपकी जो अटेम्प्ट है वो कौन सी है, नवंबर 23। तो आपको रीसेंट बुक्स ही प्रोवाइड की जाएंगी, क्लियर। एंड उसमें आपको सारा अपडेटेड मटेरियल ही क्या होगा, प्रोवाइड होगा। तभी हर ईयर हम लोग अपनी लेटेस्ट बुक्स ही लेते हैं, कोई पुराना सेशन, कोई पुराना लेने की जरूरत नहीं होती, क्लियर। बट आपके टाइम पे शायद में भी जो मार्केट में बुक चल रही होगी वो कौन सी होगी, May 23, क्योंकि नवंबर के लिए बुक्स बहुत लेट पब्लिश होती हैं, क्लियर। तो May 23 की बुक्स अभी थोड़े ही टाइम में, जैसे ही ICAI को क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जल्द से जल्द हो सकता है, क्योंकि इस बार जो चांसेस है कि बुक्स थोड़ा सा डिले भी हो सकती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि ICAI सिलेबस देगी, पब्लिशर उसको नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, रेडी करेंगे, पब्लिश करेंगे, तब जाके मार्केट में क्या होगी, अवेलेबल। बट हम कोई टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, मैं पहले इस बात में बड़ा क्लियर हूं, क्लियर, कि अपना सिस्टम वेरी क्लियर है कि सर जो सिलेबस कॉमन होगा, जो सिलेबस कॉमन होगा वो हम लोग अपना करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो मटेरियल हमारी ओर से प्रोवाइड हो, क्लियर। बुक्स लेट आती रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पीडीएफ्स के थ्रू, ऐसे प्रिंट आउट्स के थ्रू आपका सिलेबस नेक्स्ट आगे चलता रहेगा, बिकॉज द टाइम इज द प्रीशियस। अब तुम्हारी बुक्स के अकॉर्डिंग अपा लेट नहीं करने वाले, क्लियर। ये एज सुन एज पॉसिबल फाउंडेशन का क्लियर हो जाए, फाउंडेशन के बाद ये 8 फरवरी को कह रहे हैं कि फाइनल नोटिफिकेशन देंगे अबाउट द न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम, क्लियर। हम लोग भी उसी पे अटके पड़े हैं, हम लोग क्या सभी अटके पड़े हैं इस बात पे कि क्लैरिटी करेंगे तो नेक्स्ट आगे हम अपने एफर्ट्स लगा पाए। इसीलिए इन दिनों अपनी जो नॉर्मल क्लासेस भी हैं वो ऑल्टरनेट बेसिस पे ले गए, क्योंकि अगर डेली लूंगा तो सिलेबस फास्ट हो जाएगा, क्लियर। तो पहले हम अपना क्लियर कर लें अल्टीमेट की क्या नेक्स्ट आगे पैटर्न होने वाला है, देन बैक टू बैक आप लोगों का डेली सेशन एज पर द पूरा टाइम टेबल जो आप लोगों को नॉर्मली मिला करेगा, क्लियर, कि डेली आपके सारे सब्जेक्ट्स क्या होंगे, डील होंगे, कितने कितने टाइमिंग की क्लास है, विद स्टडी मटेरियल एंड ऑल, सारा फिक्स अपा क्या कर देंगे, डन कर देंगे, क्लियर। ये तो जस्ट एक टच में रहने वाली बात है कि अपा चलो कोई बेनिफिट ले लें, कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ थिंग्स जो आप लोगों को वैसे भी काम आने वाली, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे सर, यहाँ पे एक मिनट, कौन से वाला पॉइंट रजे, क्रेडिट्स टू द फंड में लास्ट जे पॉइंट, यस सर। जे पॉइंट में पॉइंट क्या है जी, अल्टीमेट फ्रैक्शनल शेयर्स। फ्रैक्शनल शेयर मतलब सर जब भी ये आप लोगों को न्यूमेरिकली जब आप डील करेंगे ना तब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, बट स्टिल मैं तो एक एग्जांपल दे सकता हूं यहाँ पे। एमएलगामेशन समझते हो वर्ड, दो कंपनीज का मिलना। तो जब दो कंपनीज आपस में मर्ज करती हैं, एमएलगामेट करती हैं, तो उस टाइम पे ना एक स्वैपिंग रेशो होती है, क्लियर, कि पुराने के बदले में नई कंपनी के कितने शेयर्स आपको दिए जाएं डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज वैल्यू। जैसे हम लोगों ने कहा 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 हेल्ड, कि 7 शेयर्स के बदले में 3 शेयर्स नई कंपनी के दिए जाएंगे। अब सर आपने रेशो ही ऐसी चुनी है 3/7 नीचे ऑड नंबर, तो अगर इसको इवन नंबर से डिवाइड करोगे तो नेचुरली किस में जाएगा, फ्रैक्शन में जाएगा ही जाएगा, फ्रैक्शन में जाएगा ही जाएगा। तो सर शेयर्स तो कभी फ्रैक्शनल होते ही नहीं है। मैं आपको कभी कह सकता हूं कि 6.57 शेयर्स आपको दिए, या तो 6 होंगे या 7 होंगे। ये क्या मतलब हुआ 6.57, सर ये जो फ्रैक्शन होती है ना 0.57, 6 आपको शेयर्स दे दिए जाएंगे, 0.57 जो होगा वो थ्रू दी क्या, थ्रू दी अमाउंट, थ्रू दी कैश, उनको क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है। तो ऐसी अमाउंट जो सेल ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स के कारण अराइज हुई एंड रिमेनिंग अनपेड है, कि कंपनी ने अभी देनी है बट अभी दिया तो किसी को है, रिमेनिंग अनपेड फॉर क्या है, 7 ईयर्स, वो पैसा नॉमिनल सी अमाउंट होती है माड़ी मोटी, वो पैसा भी उठा के कहां पे डाल दो, फंड के अंदर ट्रांसफर करो। चलिए सर नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, यस प्लीज। Refund in respect of unclaimed dividend, mature deposits, mature dividend. पहली बात, जिसका पैसा यहाँ पे मेरे पास आया था, अनक्लेम डिविडेंड आया था, मैच्योर डिपॉजिट्स आए थे, मैच्योर डिबेंचर्स थे, एप्लीकेशन मनी थी, जो ड्यू फॉर क्या थे, रिफंड एंड इंटरेस्ट दे, जिसने जैसा जैसा क्लेम करना है कर, क्लियर। कि मेरे पास वो पर्सन आ गए, फंड के पास वो पर्सन आए, उन्होंने मुझसे ये सारी थिंग्स मांगी, मैंने उनके रिफंड दे दी, क्लियर। जो कंपनी के पास नहीं आए थे, किसके पास आए, फंड के पास, और मेरे पास तुम्हारा पैसा आया पड़ा है, तुम मुझे अप्लाई करो, आपका जितना पैसा बनता होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, फंड आपको क्या करेगा, रिफंड करेगा, पैसा वापस करेगा, क्योंकि आपका पैसा मेरे पास ऊपर वाले पॉइंट में आया था,
आप मेरे पास क्लेम करने आए, मैंने आपको वापस कर दिया, डन। दूसरा पढ़िए जी, प्रमोशन ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है? नेचुरली सर इसी फंड में से पैसा जाएगा। जैसे मोस्टली ना कई बार एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी आ रही होती हैं, या डे बाय डे कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, सेमिनार्स करवाए जाते हैं, तो वो फंड का पैसा, वो सेमिनार का पैसा कहाँ से आता है? इसी फंड्स में से वो क्या होते हैं, बिल पास होते हैं। क्लियर? क्योंकि इस फंड का मोटिव ही क्या है? फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द अवेयरनेस ऑफ द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है? एजुकेटिंग द, जगह जगह जाके इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, टाइमली बताना। Clear? Next is protection of the, and next is distribution of any disgorged amount among person who have suffered losses. Disgorged amount मतलब जो छीनी हुई अमाउंट होती है। क्लियर? कि किसी तरह किसी पर्सन को अगर लेट इट बी कोई लॉस हुआ, कोई अमाउंट उनसे डिस्गॉर्ज की गई, क्लियर, तो उसको भी कंपनसेट करने के लिए, जैसे कहते हैं ना किसी का कोई नुकसान हो गया तो सरकारी फंड में से आपको कंपनसेशन दिलवा देंगे, वो चीज। क्लियर? जैसे अपने यहाँ पे होता है कि मान लो ड्यू टू रिलीफ मेजर काइंड ऑफ, कि यहाँ पे किसी का कोई भी नुकसान हुआ तो सरकारी फंड में से उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिलवा देते हैं। वैसे ही किसी इन्वेस्टर का अगर कोई नुकसान हुआ जो फोर्सफुली या जो गलत वे से एक्सप्लॉयट उसको किया गया, तो उसके कारण जो उसका नुकसान होता है, जो अमाउंट उनसे छीनी जाती है, ली जाती है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी की जाती है इस फंड में से, उसको कंपनसेट किया जाता है। Clear? Next is and reimbursement of legal expenses of class action suits जो अंडर सेक्शन 37 एंड 245, ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, स्टिल एक एग्जांपल यहाँ पे है कि 245 एंड 37 के अंडर जो क्लास एक्शन सूट होते हैं, जो केस वगैरह होते हैं, उनका जितना भी लीगल खर्चा होगा, उनका केस फाइल करोगे आप, नेक्स्ट आगे एक्सपेंसेस करोगे, तो वो सारी अमाउंट, हाँ बट वो केस अगर 37 एंड 245 के अंडर, किसके अकॉर्डिंग? 37 एंड 245 के अकॉर्डिंग हुए, तो वो सारा पैसा आईईपीएफ में से आपको क्या कर दिया जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। क्लियर? एंड द लास्ट, एनी अदर इंसिडेंट। इंसिडेंटल मतलब कुछ भी मिलता जुलता, इससे कनेक्टिंग, वर्ड क्या होता है? इंसिडेंटल पर्पस, मतलब इसी से मिलता जुलता कोई और भी अगर पर्पस होगा तो उस पर्पस के लिए ये अमाउंट क्या की जा सकती है? यूज की जा सकती है। दैट इज द कॉल्ड एज इंसिडेंटल पर्पस। क्लियर? अब चलिए, क्लेम्स फ्रॉम द फंड। यस प्लीज। एनी पर्सन who claims to be entitled to any Amount transferred to the fund may apply to the authority for the payment of the money claimed। वो अपना सिंपली एप्लीकेशन दे, किसको? फंड को, अप्लाई करे। क्लियर? एंड जितना पैसा आप लोगों का अगर जेन्युइन होगा, आपका होगा, तो आपको वो पैसा क्या किया जाएगा? वापस किया जाएगा। मैंने तो वैसे भी यूटिलाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट ही क्या लिखा हुआ है? रिफंड, कि अगर किसी का बनता है तो रिफंड जरूर दो। क्लियर? नेक्स्ट इज सर, ये अथॉरिटी कौन होगी? आपने नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे वर्ड यूज किया कि इस फंड को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी बिठाई जाएगी। ये अथॉरिटी बनाएगा कौन? ये अथॉरिटी में होगा कौन? पढ़िए, पहली बात, ये बनाएगा कौन? सीजी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह खुद थोड़ी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स क्या कर रखी हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। इन्होंने क्या करा? एक कमेटी बनाई, एक अथॉरिटी बनाई। ये अथॉरिटी नेक्स्ट आगे इस फंड को क्या करेगी? प्रॉपरली मैनेज करे। पढ़िए सर, सीजी शेल कॉन्स्टिट्यूट by notification and authority of administration of the fund consisting of, सुन ध्यान से, एक होगा चेयरपर्सन, such other member, बाकी मेंबर्स होंगे not exceeding, मतलब मैक्सिमम 7, एक चेयरपर्सन, 7 मेंबर्स एंड एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस। ये अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी है। क्लियर? ये आपकी प्रॉपर कमेटी होगी जो इस फंड को क्या करेगी? मैनेज करेगी, एडमिनिस्टर करेगी। क्लियर? आगे सर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड, द अथॉरिटी शेल एडमिनिस्टर द फंड एंड मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इन रिलेशन टू द फंड। कागजी कार्रवाई, जो जो डॉक्यूमेंट्स, जो जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ये इस फंड की जिम्मेवारी है। इनके मेंबर्स की, इनके चेयरपर्सन की, जो जो पर्सन इसमें रखे गए हैं, ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी इस सारे पैसे के लिए, कि ये पैसा आया कहां से, ये पैसा गया कहां पे, इसकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? इस अथॉरिटी की। हमने किसी से नहीं पूछना, हमने इनसे पूछा। सीजी अगर कल को सवाल करेगी, किससे करेगी? इन लोगों से करेगी। क्लियर? कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी? आपको। बताओ जी पैसा कहां कहां से आया,
कहां कहां पैसा आपने यूज करा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की है। नेक्स्ट इज द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। यस प्लीज, अच्छी बात है। shall be maintained हाँ। in form of prescribed by the CG आफ्टर कंसल्टेशन विद, एक वर्ड लिखा हुआ है जी, क्या? CAG, कैग, फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर, COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ये सर जैसे हम लोग CAs हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोग तो किसी भी एंटिटी का ऑडिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट्स जो होते हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज के जो ऑडिट होते हैं, वो कौन करते हैं सर? कैग। वो कौन करते हैं? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो सरकार की ओर से, सरकार की ओर से, प्रेसिडेंट की ओर से क्या होते हैं? अपॉइंटेड होते हैं। मतलब इनकी बहुत हाई पोस्ट है ये कैग, ये छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। क्लियर? मतलब इनकी जो सैलरी होती है ना कैग की, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। इनका जो रुतबा है, इनका जो स्टेटस है, वो अल्टीमेटली इस लेवल का। क्लियर? और ये आगे अपॉइंट किसको करते हैं? हम जैसे CAs को। क्लियर? बट जितनी भी गवर्नमेंट, अब तुम खुद ही बोल रहे हो सरकारी फंड है, सरकारी फंड का जो ऑडिट होगा, अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, CG भी किससे पूछ के करवाएगा? कैग से पूछ के। क्लियर? क्योंकि कैग ने ही आपके अकाउंट्स नेक्स्ट आगे क्या करने होते हैं? एग्जाम में। क्लियर? तो नेक्स्ट आगे कैग गाइड करेगा कि आप कौन कौन से अकाउंट्स, कौन कौन से रिकॉर्ड्स क्या करें, मेंटेन करें। सरकारी फंड है भाई। अच्छा, इनके द्वारा फिर ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट है वो कहां पे जाती है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में उसके ऊपर क्या होती है? डिस्कशन होती है। समझ गए ना? तो ये एक वैल्यूएबल पॉइंट है इनका, कि जितने भी सर इस फंड के रिगार्डिंग टू अकाउंट्स होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, वो प्रिस्क्राइब कौन करेगा? प्रिस्क्राइब तो CG करेगा, बट इन कंसल्टेशन विद कैग, उनसे पूछ कर करेगा। समझ गए ना? तो कैग मींस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एंटिटीज, सरकारी जो भी चल रहा है, उनका ऑडिट कौन कंडक्ट करता है? कैग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे सर। आफ्टर दैट, powers of the authority. Sir, it shall be competent for the authority to spend money out of the, इनके पास पूरी पावर है कि इस फंड में से ये पैसा, ये अथॉरिटी ये पैसा क्या कर सकती है? यूज कर सकती है। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। आगे वर्ड, द अकाउंट्स ऑफ द फंड शैल बी, अच्छा वर्ड क्या? शैल बी मतलब होंगे ही होंगे, मैंडेटरी है, मस्ट है। शैल बी ऑडिटेड बाय कैग एंड audited accounts and audit report shall be forwarded annually by the authority to the, समझ गया ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट जाएगी ना, वो ऑडिट होने के बाद जाएगी। और ऑडिट कौन कंडक्ट करेगा? कैग। क्लियर? नेक्स्ट इज एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अथॉरिटी। यस प्लीज। The authority shall prepare an annual report. एनुअल रिपोर्ट मींस हर साल details. एक साल की पूरी डिटेल कि इस फंड ने, इस अथॉरिटी ने क्या क्या एक्टिविटीज करी, कहां कहां से पैसा आया, कहां पैसा यूटिलाइज करा, एक प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट बनाकर आप हमें क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। प्लीज, द एनुअल रिपोर्ट शैल बी गिव अ, क्या लिखा हुआ है? फुल अकाउंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज, मतलब जो भी लेन देन एंड ऑल वर्किंग जो भी रही ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अ कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड बाय द अथॉरिटी टू एंड CG उसको नेक्स्ट आगे कहां प्लेस करेगी सर? द एनुअल रिपोर्ट एंड द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ, क्या लिखा हुआ है? क्लियर पॉइंट? कि फिर पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट रखी जाएगी, वहां पे सारी डिस्कशन करवाई जाएगी। इज दैट क्लियर? तो सर आज हम लोगों ने 124 एंड 125 नॉर्मली क्या किया? प्रॉपर डिस्कस किया। क्लियर? नेक्स्ट आगे जो कंटेंट है वो अपने दो सेक्शंस पेंडिंग है, 126 एंड 127। क्लियर? जिसमें अगर डिविडेंड आपने पे नहीं करा तो पनिशमेंट्स क्या होंगी, उसके रिगार्डिंग तो कुछ नॉर्मल सेक्शंस हैं, बट 3 सेक्शन याद रखना इस टॉपिक में, सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे तो टोटल 5 है, 123 से लेके 127 तक। क्लियर? 123 तो कंडीशंस, 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट एंड 125 IEPF, ये 3 तो ब्रॉडर सेक्शंस है।
नेक्स्ट आगे कुछ छोटे छोटे 2 सेक्शंस है, 126 एंड 127। इज दैट क्लियर? तो इसको प्रॉपरली रिवाइज करिएगा। मैक्सिमम अपना ये एक लेक्चर का और काम है नोटिंग का। कोशिश करेंगे जैसे ही टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं साथ के साथ क्या कर दिए जाएं, डिस्कस कर दिए जाएं, ताकि आप लोग भी इसको साथ के साथ क्या करें, वाइंड अप करें, खत्म। क्लियर है? तो स्टडी पैटर्न स्टार्टिंग से ही हम लोगों का वैसे ही रहने वाला है। इज दैट क्लियर? ओके जी।